दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कंकर चैनल। दोस्तों कैसे आप लोग ठीक-ठाक है ना? दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जीडीसी, जीआईसी के जो अभ्यर्थी हैं और एचईओ के अभ्यर्थी, आप लोग लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं कि आपकी जीएस की क्लासेस शुरू नहीं हो रही है। तो चलिए आज से जीएस की क्लासेस को शुरू करते हैं और जो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट चुना है वह जियोग्राफी को चुना है, ठीक है? और हम लोग जियोग्राफी को लगातार पढ़ते हुए आगे चलेंगे, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लासेस की शुरुआत हमने किया था उसको मैं कंटिन्यू करूँगा और मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत तेजी से समाप्त करने का प्रयास करूंगा। एक बात ध्यान रखिए कि इस समय कई परीक्षाएं हुई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी का एग्जाम कराया है, कई चरणों में कराया है, तो वहां से बहुत सारे प्रश्न हमको मिले हैं और इससे प्रश्नों की प्रकृति और आयोग का जो इस समय जो टेंडेंसी है प्रश्न पूछने का जो तरीका है, जो परिवर्तन हुआ है, वह भी जानने समझने को मिला है। साथ ही अभी आरओ एआरओ के मेंस का एग्जाम हुआ है, इसके द्वारा भी हमें हमारी कुछ समझ बढ़ी है कि वर्तमान में आयोग कैसा पेपर बना रहा है। अब एक कंप्यूटर सहायक की परीक्षा भी हाल ही में हुई है और कंप्यूटर सहायक की परीक्षा के पेपर को भी हमने देखा है। उसके भी आधार पर हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं, बहुत सारा जो कंक्लूजन निकाला है कि आयोग कैसे पेपर बना रहा है और उसकी मानसिकता क्या है और किस लेवल तक हमें पढ़ना है। तो सारी चीज़ों को एक साथ कंक्लूड करते हुए मैंने सोचा कि अब आपकी जीएस की क्लासेस शुरू होनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आयोग का जो इस समय प्रश्न पूछने का तरीका है उसमें बहुत विविधता है, ठीक है? तो हमारा जो मतलब हमारा जो प्रयास रहेगा वह एक बीच के रास्ते का प्रयास रहेगा कि अगर आपकी परीक्षा में 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो इस 30 प्रश्न में कम से कम 70 से 75% जो प्रश्न है वह आप इजीली कर जाइए, ठीक है ना? और आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में कम से कम 5 से 10% प्रश्न ऐसे आते हैं जो एकदम नए आते हैं और इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर नए प्रश्नों को इन 70 से 75 प्रश्नों को पढ़ने के दौरान आपने कुछ समझा है, उसके बारे में कुछ जाना है और उस फॉर्मेट पे ये प्रश्न मिल जाते हैं तो आप उन प्रश्नों को सही कर देंगे। नहीं तो आप कम से कम 75% मान के चलिए कि इतना हमें कर देना है। माइनस मार्किंग की परीक्षा है, इतना स्कोर बहुत होता है और इसको हमने सिद्ध भी कर दिखाया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जब एग्जाम हुआ था उस समय हमने किया था और एक मजे की बात बताऊं, मैंने जो क्लासेस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ाया था उसमें से बहुत सारे विद्यार्थियों ने एलटी का एग्जाम भी दिया और कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमें मिले हैं, जो हमें मैसेज किए हैं। उन्होंने बताया कि 25 प्रश्न एलटी के कम से कम विभिन्न परीक्षाओं में हमारे नोट से पूछे गए हैं, ठीक है? तो जो असिस्टेंट के लिए हमने पढ़ाया था उसका जो उपयोग है वह असिस्टेंट में तो पूरी तरह से हुआ, साथ ही एलटी की परीक्षा में हुआ और आगामी सभी परीक्षाओं में है। इसलिए जब जीएस हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसको एक बृहद लेवल पर पढ़ाते हैं। खास बात यह है कि हम सिर्फ उतना पढ़ाते हैं जितनी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, अनावश्यक ज्ञान देने का प्रयास नहीं करते हैं। उसके लिए बहुत सारे चैनल्स पड़े हैं और बहुत सारा समय आपके पास है। मेरा उद्देश्य रहता है कि जो परीक्षा की डिमांड है सिर्फ आप उतनी पूरी करिए, आप जीएस का स्कोर अच्छा करिए, आगे बढ़िए, आपको नौकरी मिल जाए, आगे आप ज्ञान लेते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जितने हमारे टीचिंग के अभ्यर्थी हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, जीडीसी के हैं, जीआईसी के हैं, देखिए आपका तो सबसे अच्छा तैयार रहता है सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के आप मास्टर हैं, आपको सिर्फ जीएस के नंबर चाहिए स्कोर बढ़ाने के लिए। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, सभी अभ्यर्थियों से एक रिक्वेस्ट हमारी यह है कि यह जो वीडियो है यह कोई टिकटॉक वीडियो नहीं है, यह कोई मनोरंजन के लिए बनाया गया वीडियो नहीं है, यह वीडियो एजुकेशन के लिए है और इस वीडियो की पूरी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, कंसंट्रेट होकर देखेंगे। नहीं तो आप कुछ दिनों के बाद अनाप शनाप प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछना शुरू करेंगे, इससे सबको समस्या होगी और आप तो अपने से परेशान रहेंगे ही। इसलिए जब भी आपके पास पर्याप्त समय हो तभी आप वीडियो देखने का प्रयास किया करिए और जब वीडियो देखिए तो पूरी चैतन्यता के साथ कॉपी कलम लेके बैठिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए जाइए। एक बात ध्यान रखेंगे, जब हम क्लासेस की शुरुआत करते हैं तो हमारा जो प्रचार का काम है, जो ज्ञान देने का काम है, वह सिर्फ शुरुआत में होता है। बाकी पूरी वीडियो की एक एक लाइन आपके एग्जाम की लाइन होती है। अगर आप कहीं भी वीडियो स्किप करते हैं तो किसी महत्वपूर्ण तथ्य से आप अलग हो जाते हैं या उससे दूर हो जाते हैं। इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट्स बनाते हुए चलिए। भरोसा रखिए, आपकी परीक्षा में जो भी आने वाला है वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? अभी तक का जो भगवान का साथ है वह हमको मिला है और जहाँ भी हमने जिस भी सब्जेक्ट में और जिस भी टॉपिक पे या जिस भी परीक्षा के लिए हमने पढ़ाया है उसमें सफलता 100% मिली है, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखेंगे, वीडियो पूरी देखने का प्रयास करिएगा क्योंकि एक एक वीडियो बहुत उपयोगी है, बहुत मंथन के बाद इसे बनाया गया है, बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रश्नों को सेट किया गया है और अगर आपने कभी जीएस पढ़ा है
तब तो अच्छी बात है कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर समझ में आएँगी। लेकिन अगर आपने जीएस नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, तो और अच्छी बात है, क्योंकि कोरे कागज़ पे ड्राइंग बनाना या कोरे कागज़ पे अपने हिसाब से लिखना बहुत अच्छा होता है। आप कंसंट्रेट होके चीज़ों को समझते जाइए, उतनी चीज़ें पढ़ते जाइए जितनी आपको पढ़ाई जा रही हैं। खासकर एचईओ के अभ्यर्थी जो लगातार यह पूछते रहते हैं कि उन्हें कौन-सी बुक लेनी है और उन्हें हेल्थ एजुकेशन के लिए कौन-सी बुक लेनी है, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट यह है कि अभी आपका सिलेबस जारी नहीं हुआ है, आप बहुत जल्दबाज़ी नहीं करिए। अनुमान सिर्फ़ ये लगाया गया है या कुछ जानकारी मिली है कि जो पुराना सिलेबस है, वही आपकी परीक्षा में रहेगा। तो फिर भी जब तक आयोग इसे डिस्क्लोज़ नहीं करता है, तब तक आप पुराने पैटर्न के हिसाब से पढ़ते चलिए। आपके हेल्थ साइंस की जो क्लास है, वह आपको रेगुलर मिलती रहेगी और ध्यान रखेंगे जितना हेल्थ साइंस हम पढ़ाएँगे, उतना कोई नहीं पढ़ाएगा। इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहिए। चाहे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती की परीक्षा हो, चाहे एचईओ की हो, चाहे जीडीसी की हो, चाहे जीआईसी की हो, सारी क्लासेस फ्री रहेंगी और पूरा क्लास मैं फ्री पूरे सिलेबस को पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो इस कमिटमेंट के साथ जो है, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सब लोग पढ़िए। एचईओ के अभ्यर्थी इसके साथ-साथ अगर चाहें तो लूसेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है? लूसेंट का जो सामान्य अध्ययन आता है, उसे आप रेगुलर वे में पढ़ सकते हैं। तो इससे आपकी जो जीएस की तैयारी है, वो थोड़ी और बेहतर हो जाएगी। जैसे ही सिलेबस आएगा, तो उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कैसे-कैसे चीज़ें पढ़नी हैं। अभी जितनी भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, वो सब आपकी परीक्षा में पूछी गई हैं, पूछी जाएँगी आगे आने वाले समयों में। तो उन सभी चीज़ों को आप तैयार करते हुए चलिए, ठीक है? तो चलिए, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक बात ध्यान रखें, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है? वहाँ से जाके आप यह पीडीएफ एज़ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, आज की वीडियो शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न है। अब देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? आपको बताना है इनमें से कौन-सा कथन भारत के संदर्भ में सही है। पहला है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। दूसरा कथन है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तीसरा कथन है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बाँटती है। और चौथा कथन है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है? तो बात करते हैं, एक-एक कथन की सत्यता की जाँच करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन-सा सही है। पहले कथन की बात करते हैं, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो नहीं। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश नहीं है, बल्कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है? अब अगर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो और जो बड़े 6 देश हैं, वह कौन-कौन से हैं? तो देखिए, जो विश्व के 6 बड़े देश हैं, उनमें से सबसे पहले या सब क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा देश है, वह कौन-सा है? रूस है, ठीक है? ध्यान रखेंगे, इस क्रम को मिलाने के लिए पूछा जाता है और मैं पूरे क्रमबद्ध तरीके से बताऊँगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल से लेकर के और कम क्षेत्रफल की तरफ, मतलब अवरोही क्रम में इसे बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश है, वह है रसिया है। दूसरा देश है क्षेत्रफल के मामले में कनाडा है, इसे ध्यान रखेंगे। तीसरा जो देश है क्षेत्रफल के मामले में, वह है यूएसए। चौथे नंबर पे आने वाला देश, वह है चाइना, ठीक है? चाइना का जो क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान है विश्व में, वह चौथा स्थान है। 5वें स्थान पे ब्राज़ील आता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 5वें स्थान पे कौन है? ब्राज़ील आता है। 6वें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आता है। 6वें स्थान पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है क्षेत्रफल के हिसाब से। और 7वें स्थान पे जो आने वाला देश है, वह अपना प्यारा भारत है, इसे ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है कि परीक्षाओं में इनमें से कोई 4 क्रम दे देता है और कहता है कि इन्हें अवरोही या आरोही क्रम में लगाइए। तो इस क्रम को आप लिख लीजिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से, रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और अंत में भारत 7वें स्थान पे आता है। तो पहला कथन तो गलत हो गया। बात करते हैं दूसरे कथन की। संसार का लगभग 2.4% जो क्षेत्र है, वह भारत के अंतर्गत आता है। कितना? 2.4%। यह आयोग का बहुत प्रिय डाटा है, लगातार आयोग यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो यह जो कथन है, वह बिल्कुल सही है। अब देखिए, अगर भारत के पूरे क्षेत्रफल की बात करें, तो भारत का क्षेत्रफल है 3287,263। ये अंक याद रखिएगा, 3287,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है? इसे ध्यान रखेंगे। और यह दुनिया के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। इस बात को याद रखेंगे। दूसरा कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, कभी-कभी भारत का पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार भी पूछ लेता है कि भारत का विस्तार कितने किलोमीटर पूरब से पश्चिम है और कितने किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। तो देखिए, भारत का जो विस्तार क्षेत्र है, अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें, तो भारत का फैलाव 3233 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम तक, ठीक है? और अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें कि भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है, तो उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर। और यह लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार क्षेत्र कितना है। यहां तक चीजें ठीक हो गई। अब देखिए, यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अगर भारत की
भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो भारत में जो जनसंख्या निवास करती है वह दुनिया की कितनी जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दुनिया की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है 2011 की जनगणना के बाद। एक बात और ध्यान रखेंगे, क्योंकि नई जनगणना की शुरुआत होने वाली है, इसलिए आयोग क्या किया है कि पुरानी जनगणना की जो डाटा है उसको फिर से लोगों को रिवाइज करा रहा है, ताकि आप नई जनगणना में हुए परिवर्तन को याद कर पाए, क्योंकि आप बौद्धिक लोग हैं, आपको इन चीजों को जानना है। अगर इसका सही डाटा देखना है तो जब आरओ की परीक्षा प्री परीक्षा हुई थी तो उसमें ढेर सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। तो आप ध्यान रखेंगे कि 2011 की जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को हमें ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या, दुनिया की कितनी जनसंख्या भारत में निवास करती है, कितने प्रतिशत? तो 17.5% है। यह आपकी परीक्षा में डाटा पूछा जा सकता है, इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरा कथन तो सही हो गया, उसके संबंध में सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। तीसरे कथन की बात करते हैं। देखिए तीसरा कथन है कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत में किस डिग्री से गुजरती है? तो आप जानते हैं कि जो कर्क रेखा है भारत में, आप जानते हैं कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस तरह से जो तीसरा कथन है वह बिल्कुल सही है, इसे याद रखेंगे। अब जो चौथा कथन है कि भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो आप जानते हैं कि जो भारत का विस्तार है, जो अक्षांशीय विस्तार है, वह 6 डिग्री 45, देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, भारत का अक्षांशीय विस्तार किसके मध्य है? तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य जो भारत का विस्तार है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का विस्तार है, ठीक है। अब जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उसका जो विस्तार है वह 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर 23 डिग्री 30 मिनट के बीच में वह पाया जाता है और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, तो इसका मतलब यह कथन तो गलत हो जाएगा कि भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है, हाँ भारत का कुछ हिस्सा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, तो इसे ध्यान रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपके कौन कौन से कथन सही हुए? तो पहला कथन कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अधीन आता है, यह सही है। और दूसरा, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब यह भी कथन सही है। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है, यानी सी ऑप्शन सही है, याद रखेंगे। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न रूपों में यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अच्छा, अगर एक चीज और आपसे पूछ लें कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? बहुत लोग तो यही नहीं जानते हैं, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आप जान लीजिए कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है यह भी जानना आपको जरूरी है। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारत के उस स्थान के बारे में आपको बताना है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर क्षेत्र मिलते हैं, ठीक है, हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी है नागरकोइल और ऑप्शन डी है रामेश्वरम। तो बताइए भारत का वह कौन सा स्थान है जहां ये तीनों मिलते हैं? तो आप भारत का जब मैप देखेंगे ना, भारत का जो मैप देखेंगे तो भारत का मैप ऐसे ही है। अब बंगाल की खाड़ी कहाँ है? इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है इधर, और इसके नीचे ये अरब सागर है, अरब सागर है, ठीक है, और इसके नीचे क्या है? हिंद महासागर है, हिंद महासागर, ठीक है। अब ये तीनों कहाँ मिलते हैं? इन तीनों का मिलन स्थल क्या होता है? तो इसमें देखिए कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल और रामेश्वरम दिया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कन्याकुमारी, ठीक है, ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? यहाँ है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। तो यहीं पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, देखिए यहीं पे तीनों आके मिल रही हैं, इसे याद रखेंगे, ठीक है। कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगर इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह ग्रेट निकोबार के पास स्थित है,
ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें नागरकोइल कन्याकुमारी का प्रशासनिक मुख्यालय है, इसे ध्यान रखेंगे, और नागरकोइल यहीं आसपास स्थित है, ठीक है। अगर बात करें रामेश्वरम का, तो आप जानते हैं कि रामेश्वरम जो है तमिलनाडु में रामेश्वरम भी स्थित है, और यह रामनाथपुर जिले में स्थित एक द्वीपीय शहर है। अगर हम बात करें कि रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है, तो आप जानते हैं कि रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। और पंबन चैनल द्वारा यह मुख्य भूमि से भारत से अलग होता है, और आप जानते हैं कि यह जो है हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। तो रामेश्वरम के बारे में भी याद रखिएगा, तमिलनाडु में ही स्थित है, और पंबन द्वीप पर स्थित है। पंबन चैनल के द्वारा यह भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए सही है, कन्याकुमारी, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं आज का जो तीसरा प्रश्न है। देखिए, यह प्रश्न आयोग का बहुत फेवरेट प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन जो अभ्यर्थी विषय में ज्यादा पारंगत होते हैं, जिनका जियोग्राफी विषय नहीं है, जो टीचिंग के अभ्यर्थी हैं, जो सामान्य जीएस केवल थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ी सी कभी कभी उन्हें समस्या आती है। देखिए, यह प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। आपको बताना है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, या इसे झारखंड भी, पहले बिहार जो है झारखंड बिहार का हिस्सा था, तो इसे पुराना प्रश्न है, इसको उसमें ऐड कर दिया गया है, और उत्तर प्रदेश, और चौथा जो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। अब देखिए, इस प्रश्न को मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि इसमें जो बिहार झारखंड का ऑप्शन दिया गया है, आप जानते हैं कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो वर्ष 2000 में अलग हुआ था, ठीक है। झारखंड बिहार से अलग होने से पहले झारखंड बिहार का हिस्सा था। तो यह प्रश्न पुराना है, इसीलिए बिहार के सामने झारखंड लिखा गया है, मतलब इसमें आपको बिहार को झारखंड को समाहित करके आपको जोड़ के चलना है, ठीक है, इस हिसाब से देखना है। इसलिए डिस्प्यूटेड है, आप लगातार कमेंट करेंगे, तो मैंने इस चीजों को स्पष्ट कर दिया है। आपको बताना है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। अब देखिए, कर्क रेखा के संबंध में जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सबसे पहले उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी रेखा कर्क रेखा कहलाती है, या किस अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, इस बात को ध्यान रखेंगे। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? इसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और यह जो कर्क रेखा है, यह भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। अब यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कुल कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यह प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि उन 8 राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो देखिए, उन 8 राज्यों में एक राज्य है गुजरात, जिससे होकर कर्क रेखा जाती है, ठीक है। दूसरा राज्य है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान है। तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, यहां से होकर कर्क रेखा जाती है। चौथा राज्य है छत्तीसगढ़, यहां से होकर कर्क रेखा जाती है, ठीक है। पांचवा राज्य है झारखंड, और छठवां राज्य है पश्चिम बंगाल से होकर कर्क रेखा जाती है, ठीक है। और जो सातवां राज्य है वह है त्रिपुरा से होकर जाती है, और आठवां राज्य है मिजोरम, ठीक है। तो इस तरह से कुल 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इसमें जो झारखंड का ऑप्शन है, यह मैंने यही आपको बताया कि झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था, ठीक है ना। बिहार से वर्ष 2000 में यह अलग होता है। यह जो प्रश्न है, यह संयुक्त बिहार की बात करता है, झारखंड को समाहित करते हुए। अब देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा से नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती, झारखंड से गुजरती है। तो इसमें चूंकि बिहार दिया है ऑप्शन में, ब्रैकेट में झारखंड भी है, तो आप इसे सही मान के चलिएगा। आगामी परीक्षाओं में अगर बिहार ऑप्शन में रहेगा तो वह गलत रहेगा। यह संयुक्त बिहार की बात है, ठीक है, संयुक्त बिहार की बात है, इसलिए ऐसा ऑप्शन में दिया गया है। मैंने 2-3 बार इस बात को आपको दोहरा दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बहुत सारे साथी इसका एक कोड भी बनाए हैं, और उस कोड को कहा जाता है मित्र पर गमछा झार, क्योंकि यह प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। मित्र पर गमछा झार, मित्र का मतलब होता है, मी का मतलब होता है मिजोरम, त्रय का मतलब होता है त्रिपुरा, और पै का मतलब होता है पश्चिम बंगाल, और रै का मतलब होता है राजस्थान, ठीक है। फिर गै का मतलब होता है
ग का मतलब होता है गुजरात, गुजरात। मैं का मतलब होता है मध्य प्रदेश, ठीक है। मैं का मतलब क्या होता है? मैं का मतलब होता है मध्य प्रदेश। और छा का मतलब होता है छत्तीसगढ़। क्या है? छा का मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और झार का मतलब झारखंड, ठीक है, झारखंड। तो इस तरह से जो है कुल 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा भारत से गुजरती है। तो इन 8 राज्यों को याद रखिएगा, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आए हैं, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की, अब देखिए इसमें बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारा आज का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? आपको बताना है कि जो भारतीय, कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। मैंने आपको पहले से बताया था कि कर्क रेखा के संबंध में हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बताइए इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो सही आंसर बताइए। अब देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है और कई बार स्टूडेंट इसे गलत कर देते हैं। देखिए प्रश्न है भारतीय, कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए झारखंड, झारखंड से होकर तो कर्क रेखा गुजरती है, तो यह उत्तर में रहने की कोई बात ही नहीं है। बात करेंगे मिजोरम की, मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है और त्रिपुरा से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन सा राज्य बचता है? केवल मणिपुर बचता है, ठीक है। इस विकल्प में केवल मणिपुर बचता है और मणिपुर भारत का ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होता है, उत्तर में स्थित है, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। एक बात और याद रखिएगा, मिजोरम और त्रिपुरा पूर्वोत्तर के केवल 2 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं? मिजोरम और त्रिपुरा। तो इन्हें नोट कर सकते हैं। यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर के कौन से राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो मिजोरम और त्रिपुरा पूर्वोत्तर के ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूं कि इस समय जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या विभिन्न परीक्षा संस्थाओं के द्वारा मॉडरेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह कैसे पूछे जा रहे हैं। देखिए मॉडरेटेड प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, मैं आपको बना के बताता हूं इन्हीं प्रश्नों से कैसे मॉडरेटेड प्रश्न बनते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब इसमें 2 कथन दिया जाएगा। पहला कथन क्या रहेगा? पहला कथन है, पहला कथन कि 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है, जानते हैं, ठीक है। दूसरा जो यहां विकल्प दिया जाएगा, दूसरा कथन जो दिया जाएगा वह कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये कथन, 2 कथन दे दिए गए। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ऑप्शन ए केवल 1 सही, दूसरा दिया जाएगा बी केवल 2 सही, केवल 2 सही, तीसरा दिया जाएगा 1 व 2 दोनों, और चौथा जो ऑप्शन दिया जाएगा डी ऑप्शन, वह दे दिया जाएगा न तो 1 और न ही 2। इस तरह के ऑप्शन आपकी परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है। अब इसमें किया कुछ नहीं है। अगर आप कर्क रेखा के बारे में जानते हैं तो आपको पता है कि जो पहला ऑप्शन है, देखिए आप इजीली पढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर चीजें आपकी क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका सही नहीं है, तो आप प्रश्न गलत कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश नहीं बल्कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो यह दक्षिणी नहीं है, लेकिन आयोग ने बहुत सॉफ्टली आपसे इस प्रश्न को गलत करवा लिया, ठीक है। तो यह उत्तरी अक्षांश है, इसे ध्यान रखेंगे। दूसरा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यह आपको पता है। पहले क्या होता था, ये इन प्रश्नों को 2 अलग अलग प्रश्नों के रूप में स्वतंत्र रूप से पूछ लिया जाता था। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। अब जरा भी अगर आप लापरवाही करेंगे तो यह प्रश्न गलत हो जाता है। केवल इसमें परिवर्तन क्या किया गया है, यह जो प्रश्न है 2 प्रश्नों को जोड़ करके और जो ऑप्शन बनाए गए हैं उनको थोड़ा सा अलग तरीके से बना दिया गया है, और इसी को मॉडरेटेड क्वेश्चन कहा जाता है। और इसी को लेकर छात्रों में बहुत तनाव रहता है, बड़ी परेशानी रहती है, और बहुत लोगों का पेपर इसकी वजह से खराब हो जाता है और बाहर निकलते हैं मॉडरेटेड था, मॉडरेटेड था। अरे मॉडरेटेड का मतलब सिर्फ इतना है, आप किसी भी पेपर को उठा लीजिए और उसको इसी फार्मूले पे रख के देखिए तो आपको सारे प्रश्न ऐसे ही मिल जाएंगे,
ठीक है, तो इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं आज का जो हमारा 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? आपको बताना है कि भारत की इनमें से कौन-सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है नर्मदा और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन-सी भारतीय नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माही नदी। माही नदी ऐसी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अब देखिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कभी-कभी यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि माही नदी का उद्गम कहाँ है? तो आप जान लीजिए कि माही नदी का जो उद्गम है वह विंध्य पर्वतमाला में स्थित है और विंध्य पर्वतमाला जहाँ से वह निकलती है वह हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है? तो मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला से माही नदी का उद्गम होता है और माही नदी मध्य प्रदेश में बहती है और इसके बाद यह राजस्थान में बहती है। राजस्थान से होते हुए यह गुजरात चली जाती है और अंत में गुजरात में ही यह खंभात की खाड़ी में समा जाती है, ठीक है? खंभात की खाड़ी में यह समाहित हो जाती है। तो यहाँ से एक प्रश्न कभी-कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि इनमें से कौन-सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वह जो है माही नदी भी अरब सागर में गिरती है और नर्मदा नदी भी अरब सागर में गिरती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए माही नर्मदा अरब सागर में गिरती हैं ये दोनों नदियां, जबकि चंबल जो है चंबल यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की सहायक नदी है चंबल, ठीक है? और यह यमुना से मिलकर के कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? इनमें से बताना है आपको कि ये जो देशांतर दिए गए हैं इनमें से कौन सी भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? ऑप्शन ए है 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन बी है 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन सी है 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी और ऑप्शन डी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है? भारत की जो प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है वह कौन सी है? वह है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि जो भारत का मानक समय है, ठीक है? भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? इस प्रश्न को ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? तो यही 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर है, यहीं से भारत का मानक समय लिया जाता है। और यह जो देशांतर रेखा है, यह गुजरती कहाँ है? तो यह मिर्जापुर के पास से गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर मिर्जापुर के पास से गुजरती है, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए कभी-कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो भारत का मानक समय है, जिसे आईएसटी के नाम से जानते हैं। आईएसटी का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है? आईएसटी का मतलब होता है जो भारत का मानक समय है यह जीएमटी से कितना आगे है या कितना पीछे है, ठीक है? जीएमटी से कितना आगे है, तो जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम होता है, ठीक है? जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है? ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है भारत का जो मानक समय है? तो आप ध्यान रखिएगा भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लगातार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। अच्छा दोस्तों एक बात और, आप जानते हैं कि जो शून्य डिग्री देशांतर है, ये कहाँ से गुजरती है? शून्य डिग्री देशांतर यह लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। कहाँ से? ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, ठीक है? और इसी ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली इस शून्य डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, ठीक है? और इसी के आधार पर समय का निर्धारण किया गया है। आप जानते हैं कि 0 डिग्री देशांतर के दोनों ओर, मान लीजिए कि यह 0, ये मान लीजिए ये ग्लोब है और ये है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है? अब इसके दोनों ओर जो रेखाएँ हैं 180 डिग्री तक है, ठीक है? दोनों तरफ 180 डिग्री। जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो यही है 0 डिग्री, ठीक है? और ये कहाँ से गुजरती है? यह लंदन से गुजरती है ग्रीनविच प्रयोगशाला के पास से। अब इसके पूरब में स्थित जो भी देशांतर हैं उन्हें पूर्वी देशांतर कहा जाता है, पूर्वी देशांतर। और जो पश्चिम की तरफ स्थित हैं उन्हें, जो इधर स्थित है उन्हें पश्चिमी देशांतर कहा जाता है, ठीक है?
पश्चिमी देशांतर। और यही जो 0 डिग्री देशांतर है, इसी को जो समय का प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहते हैं, या समय का निर्धारण इसी के आधार पर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो भारत में समय का निर्धारण है वह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से होता है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इस देशांतर के आधार पर जो भारत का मानक समय है वह जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। लगातार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 7वां प्रश्न है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं। आपको उस पठार का नाम बताना है जहां पे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं। आपके समक्ष ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन बी है मालवा का पठार, ऑप्शन सी है बघेलखंड का पठार और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये प्रश्न एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह नए तरीके से प्रश्न बनाया गया है और इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वह भारत में 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? उत्तरी अक्षांश, यह कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, जबकि जो मानक समय रेखा है वह 82 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है? पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को काटते कहाँ है या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कहाँ करते हैं? तो एक राज्य है भारत में, उसका नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य है और छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है सूरजपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में स्थित एक गांव है जिसे भैंसा मुंडा गांव कहते हैं। ठीक है, कौन सा गांव है? भैंसा मुंडा गांव। एकदम मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता दे रहा हूं, भैंसा मुंडा गांव। और इसी गांव के पास, ये गांव जो है वास्तव में महानदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? महानदी के तट पर स्थित है ये गांव। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। ठीक है, अब यह जो पूरा इलाका है यह बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। और आप जानते हैं कि जो बघेलखंड पठार है उसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है? वह मध्य प्रदेश में है इसका विस्तार, और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन सही होगा कि किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो वह है बघेलखंड पठार। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ से लगातार पूछा जाता है कि जो भारतीय मानक समय की जो रेखा है वह किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो भारतीय मानक समय की रेखा या यामोत्तर लिखा रहता है कहीं, मानक समय की यामोत्तर रेखा या यामोत्तर किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, अब आपको पढ़ना है कि किस राज्य से गुजरती है। ठीक है, किस राज्य से गुजरती है। जब आपको यह पता चल जाएगा कि भारतीय मानक समय की जो याम्योत्तर है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो नहीं गुजरने वाला जो सवाल है वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप जान लीजिए कि भारतीय मानक समय की जो याम्योत्तर रेखा है यह उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़, और इसके साथ उड़ीसा से गुजरती है, उड़ीसा, और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि यह न तो महाराष्ट्र से गुजरती है और न तो तेलंगाना से गुजरती है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आंध्र प्रदेश से गुजरने का मतलब यह नहीं है कि यह तेलंगाना से भी गुजरती है। ठीक है, तो केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भारतीय मानक समय की याम्योत्तर गुजरती है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, अक्सर परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है, तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा जो 8वां प्रश्न है वह है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित है इंदिरा पॉइंट। आपको बताना है कि यह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है छोटा निकोबार, ऑप्शन सी है बड़ा निकोबार, ऑप्शन डी है कार निकोबार द्वीप। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? अब देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बड़ा निकोबार। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में। और बड़ा निकोबार को ग्रेट निकोबार भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ग्रेट निकोबार। और आप जानते हैं ग्रेट निकोबार कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी,
और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में ग्रेट निकोबार स्थित है, दक्षिणी भाग में, ठीक है। और वहीं स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सुदूर दक्षिण में स्थित स्थान है, ठीक है। अब देखिए भारत की जो मुख्य भूमि है, इसकी सीमाओं के बारे में पूछा जाता है। आप जानते हैं कि जो भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य है, अगर भारत के पूर्वी राज्य की बात करें, तो भारत का जो सर्वाधिक पूर्वी राज्य है वह कौन सा है? तो वह अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी राज्य है, ठीक है। अगर पश्चिमी की बात करें, भारत का सर्वाधिक पश्चिमी राज्य, तो पश्चिमी राज्य है गुजरात, ठीक है, गुजरात। और उसके बाद अगर उत्तरी राज्य की बात करें, तो उत्तरी राज्य है जो भारत का, वह हिमाचल प्रदेश है, आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश यह उत्तरी राज्य है। और अगर दक्षिणी राज्य की बात करें कि भारत का दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो भारत का जो दक्षिणी राज्य है वह तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु। अब देखिए इन राज्यों में स्थित जो भारत का आखिरी बिंदु है, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी आपसे पूछा गया कि भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित इंदिरा पॉइंट के बारे में पूछा गया, और यह इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार में स्थित है। और एक चीज आप जानते हैं कि जो ग्रेट निकोबार वाली एरिया है, यह भारत की मुख्य भूमि से अलग है, यह एक द्वीप है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लेकिन यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि से लगा हुआ या मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बिंदु कौन सा है? ठीक है। तो अगर हम भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे, तो मुख्य भूमि से लगा हुआ दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। कौन सी जगह हो जाएगी? कन्याकुमारी। और यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। लेकिन अगर सुदूर दक्षिण में स्थित या तो इंदिरा पॉइंट की बात कर दे, ठीक है, तब आप क्या मारेंगे? आप कार निकोबार, ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार उसे मारेंगे, जो भी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। लेकिन जब भी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, तब आप कन्याकुमारी मारेंगे, जो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अब ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के मुख्य भूमि से लगा हुआ सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? उत्तरी बिंदु वह कौन सा है जो भारत के मुख्य भूमि से लगा हुआ है? तो वह हो जाएगा इंदिरा कोल, ठीक है। इंदिरा कोल यह सर्वाधिक उत्तरी बिंदु है भारत का, ठीक है। भारत की सीमा यहां तक है इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल स्थित कहाँ है? इंदिरा कोल स्थित है सियाचिन में, सियाचिन। और सियाचिन स्थित है लद्दाख में, ठीक है। तो ये सर्वाधिक उत्तरी बिंदु हो गया, इसे ध्यान रखेंगे, लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब ऐसे ही एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, सर्वाधिक पूर्वी बिंदु, जो पूर्वी बिंदु है वह कौन सा है? पूर्वी भाग में स्थित या पूर्वी सीमा बिंदु कौन सा है? तो वह है किबिथु। याद रखिएगा, ये सीधे प्रश्न यहां से पूछा जाता है। और किबिथु कहाँ स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और आप जानते हैं कि सबसे पहले जो सूर्योदय होता है भारत में, कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्यास्त सबसे अंत में कहाँ होता है, तो वह होता है गुजरात में। और आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी परीक्षाओं में यह प्रश्न कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो समय है सूर्योदय और सूर्यास्त का, उसमें कितने समय का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। सूर्योदय और सूर्यास्त का जो अंतर है वह कितने का है? 2 घंटे का अंतर है। जब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा, उसके 2 घंटे बाद वह गुजरात में सूर्योदय होता है, ठीक है। तो सर्वाधिक पूर्वी और सर्वाधिक पश्चिमी भाग में 2 घंटे का अंतर है, इस बात को ध्यान रखेंगे, यह आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। अब आते हैं सर्वाधिक पश्चिमी भाग, पश्चिमी बिंदु कौन सा है भारत का? तो भारत का जो सर्वाधिक पश्चिमी बिंदु है उसे कहते हैं गुहार मोती। किस नाम से जानते हैं? गुहार मोती के नाम से जानते हैं। और यह गुहार मोती नामक जो स्थान है, यह गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में। तो सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी और सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, ये चारों बिंदु याद रखिएगा। साथ ही इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, इससे ज्यादा यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। सारे प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है, दोबारा आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा नवा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? उभयनिष्ठ का मतलब म्यांमार से नहीं मिलती है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मिजोरम। बताइए इनमें से किस राज्य की जो सीमा है वह म्यांमार से नहीं मिलती है? लगातार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। अब देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम। असम राज्य की जो सीमा है वह म्यांमार से नहीं मिलती है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, भारत के जो सीमावर्ती देश हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए।
और भारत के किन-किन राज्यों की सीमा किससे मिलती है, यह भी आपको आना चाहिए। आपकी परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है और बहुत आसान सा प्रश्न होता है, केवल आपको थोड़ा-सा उसे ध्यान से या तो आप मैप से देख लीजिए और या तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ऐसे नोट कर लीजिए और उसको 2-4 बार दोहरा लीजिए। अब देखिए भारत के सीमावर्ती राज्यों की बात करेंगे। सबसे पहला देश जो सीमावर्ती देश हैं उनकी बात करेंगे। तो देखिए बांग्लादेश की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है? बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो सीमा है वह भारत से सर्वाधिक लंबी सीमा है। लगातार यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत? तो 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ, ठीक है? तो सर्वाधिक सीमा इसके साथ है। अब कौन-कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ जुड़ते हैं, यह जानना ज़रूरी है। तो देखिए पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वह बांग्लादेश के साथ मिलती है, आप नोट कर लीजिएगा। असम की सीमा भी बांग्लादेश के साथ मिलती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है, इसे याद रखेंगे। त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा की सीमा और मिजोरम की जो सीमा है यह भी बांग्लादेश से मिलती है। चूँकि बांग्लादेश से इस समय बहुत तनाव की सिचुएशन है, इसलिए आप इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? टोटल 4096 किलोमीटर की सीमा है भारत-बांग्लादेश की और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यानी कुल 5 राज्यों की जो सीमा है वह बांग्लादेश से मिलती है, ठीक है? दूसरे पे आते हैं चाइना। चीन हमारा पड़ोसी है और चीन से जो हमारी सीमा है वह लगभग कितने किलोमीटर की है? तो 3488 किलोमीटर की सीमा हम चीन के साथ शेयर करते हैं, ठीक है? अब चीन से भारत के किन-किन राज्यों की जो चीन की सीमा से भारत पे कौन-कौन से राज्य हैं जो टच करते हैं, मिलते हैं? तो पहला तो लद्दाख हो जाएगा, चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है, आप जानते ही हैं। फिर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भी चीन से लगा हुआ है। फिर उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है? उत्तराखंड भी चीन से लगा हुआ है। सिक्किम भी चीन से लगा हुआ है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सिक्किम की सीमा भी चीन से मिलती है और फिर आ जाएँगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वह भी चीन से मिलती है, ठीक है? अब कितने राज्य हो गए? देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3 हो गए, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से 5 राज्यों की जो सीमाएँ हैं वह चाइना से मिलती हैं। टोटल जो किलोमीटर कितना है 3488 किलोमीटर की भारत की सीमा है और 5 राज्य इससे जुड़े हुए हैं, मिलते हैं, ठीक है? तो इसे ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं अगले देश की तरफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो भारत की सीमा है वह कुल कितने किलोमीटर की है? तो ध्यान रखेंगे पाकिस्तान से जो हमारी सीमा है वह 3323 किलोमीटर की है, ठीक है? मैं किलोमीटर इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि कभी-कभी क्रम लगाने को परीक्षाओं में पूछ लेता है, ठीक? और मेरा टारगेट रहता है कि जिस चैप्टर को मैं पढ़ा दूँ उसको दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े कहीं भी, ठीक? तो पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर की सीमा हमारी मिलती हुई है और देखिए कौन-कौन से राज्य इससे जुड़ते हैं, तो पहले तो लद्दाख है, जो पाकिस्तान से जुड़ता है, ठीक है? फिर जम्मू एंड कश्मीर है, जे-एंड-के लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है? और उसके बाद पंजाब राज्य, पंजाब की सीमा पाकिस्तान से मिलती है और उसी तरह राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से मिलती है, राजस्थान और गुजरात की भी सीमा पाकिस्तान से मिलती है, ठीक है? गुजरात, तो देखिए लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की जो सीमा है, यह पाकिस्तान से मिलती है, ठीक है? तो कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर हो गए? तो 1, 2, 3, 4 और 5 कुल 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों संयुक्त रूप से कुल इनकी जो सीमाएँ हैं, यह पाकिस्तान से मिलती हैं, ठीक है? अब आइए चौथे देश को देखते हैं जिसकी सीमाएँ भारत से जुड़ी हुई हैं। चौथा देश कौन-सा है? नेपाल, ठीक है? अब नेपाल से भारत के कौन-कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए नेपाल से भारत की जो सीमा है उसकी कुल लंबाई है 1751 किलोमीटर, ठीक है? नेपाल से जुड़ी हुई सीमा है भारत की और भारत के जो राज्य हैं, जो नेपाल से लगे हुए हैं, वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा भी नेपाल से लगी है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? उत्तर प्रदेश। फिर तीसरे नंबर पे बिहार की सीमा नेपाल से लगी हुई है। इसके साथ पश्चिम बंगाल की सीमा भी नेपाल से लगी है, पश्चिम बंगाल और उसके बाद सिक्किम की सीमा नेपाल से लगी है, ठीक है? तो नेपाल से कितने राज्यों की सीमाएँ लगी हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार 3 हो गया, पश्चिम बंगाल और सिक्किम 5 राज्यों की सीमाएँ नेपाल से लगी हुई हैं, ठीक है? इसे भी ध्यान रखेंगे, अक्सर परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला कौन-सा देश है जिसके साथ भारत के राज्य सीमा बनाते हैं? तो अगला देश है म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार से भारत के कौन-कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो देखिए भारत से जो म्यांमार की जो टोटल जो सीमा की लंबाई है, वह 1643 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं दोनों देश, 1643 किलोमीटर, ठीक है? अब इसमें कौन-कौन से राज्य हैं? तो एक तो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा जो राज्य है वह नागालैंड है, नागालैंड की सीमा म्यांमार से मिलती है, ठीक है? तीसरे स्थान पे आता है मणिपुर, मणिपुर की सीमा भी म्यांमार से मिलती है और चौथे नंबर पे आता है मिज़ोरम, मिज़ोरम,
ठीक है। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की जो सीमा है वह म्यांमार से मिलती है, इसे ध्यान रखेंगे। यानी कुल 4 राज्य जो है वह म्यांमार से सीमा बनाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब अगला देश जिसके साथ भारत की सीमा मिलती है वह देश है भूटान, ठीक है। अब देखिए भूटान के साथ भारत की जो कुल सीमा है उसकी लंबाई है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर की सीमा मिलती है। और भारत के 4 राज्य भूटान से अपनी सीमा बनाते हैं। तो एक राज्य है सिक्किम, सिक्किम की जो सीमा है वह भूटान से मिलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, इसकी भी सीमा भूटान से मिलती है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और उसके बाद असम की सीमा भूटान से मिलती है, असम। और उसके बाद असम के बाद अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है, अरुणाचल की, यह भी भूटान से मिलती है। तो 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है यह भूटान से मिलती है, ठीक है। अब आते हैं अगला जो देश है जिसके साथ भारत की सीमा जुड़ी हुई है, लगी हुई है, वह है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच जो सीमा है उसकी टोटल लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर, ठीक है। सबसे छोटी सीमा सबसे छोटी जो सीमा है वह किसके किसके बीच में जो लंबाई है, सीमा की लंबाई सबसे कम भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। 106 किलोमीटर की सीमा है। और भारत का मात्र लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी सीमा अफगानिस्तान से मिलती है, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे एक प्रश्न सीधा सीधा यह पूछ लिया जाए कि कुल कितने देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो देखिए नंबर 1 बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठवां भूटान और सातवां अफगानिस्तान। तो इस तरह से कुल 7 देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि सभी देशों को मिला करके भारत के कुल कितने किलोमीटर की जो सीमा है वह पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है भारत। तो टोटल सबका जोड़ लीजिए। जैसे बांग्लादेश का 4096 है, चीन का 3488 है, उसी तरह पाकिस्तान का 3323 है, नेपाल का 1751 है, म्यांमार का 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। तो अगर यह देख लिया जाए कि भारत ने जो है कुल कितने किलोमीटर की सीमा अन्य देशों के साथ भारत साझा करता है, तो टोटल जोड़ के जब आएगा तो वह आएगा 15,106 किलोमीटर की सीमा विभिन्न देशों के साथ भारत साझा करता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कभी परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया जाए। तो अब इन चीजों को नोट कर लीजिएगा कि किस देश के साथ किस राज्य की सीमा मिलती है। ये प्रश्न हमेशा परीक्षा के लिए रिलेवेंट रहा है, पूछा जाता रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? आपको बताना है कि भारत के जो दिए गए राज्य हैं इसमें किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक। त्रिपुरा राज्य के 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। अगर आप मैप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि त्रिपुरा के उत्तर में, त्रिपुरा के पश्चिम में और त्रिपुरा के दक्षिण में, यह तीनों तरफ त्रिपुरा को कौन घेर रखा है? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश अकेले त्रिपुरा को 3 तरफ से घेर रखा है। इसीलिए यह प्रश्न बनता है कि किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो वह त्रिपुरा हो जाएगा। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 11वां प्रश्न है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? किसके बारे में पूछा गया है? भारत की क्षेत्रीय सीमा के बारे में पूछा गया है और समुद्र तट से उस दूरी के बारे में पूछा गया है जहां तक भारत की सीमा फैली हुई है, ठीक है। ऑप्शन ए है 10 समुद्री मील, ऑप्शन बी है 16 समुद्री मील, ऑप्शन सी है 12 समुद्री मील और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि भारत की जो क्षेत्रीय सीमा है वह तट से कितने समुद्री मील तक फैली हुई है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक बार बता दूंगा, फिर से आपको कभी इसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप जानते हैं कि किसी भी देश का जुड़ाव अगर समुद्र से है या कोई भी देश समुद्र के तट पर बसा हुआ है तो समुद्र पर उस देश का अधिकार होता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है कि कितने किलोमीटर तक वह देश उस समुद्र पर अपना अधिकार रख सकता है और कितने किलोमीटर के बाद वह समुद्र जो है वह पूरी दुनिया का हो जाएगा, जो उसमें जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। इसी आधार पर समुद्र पर जो अधिकार है उसको बांटा गया है, ठीक है। उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो हिस्सा है, पहले हिस्से को प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा पहले हिस्से को कहा जाता है, या आप इसे अगर दूसरे शब्दों में कहो तो इसे क्षेत्रीय सागर भी कहा जाता है,
ठीक है, क्षेत्रीय सागर। अब क्षेत्रीय सागर को टेरिटोरियल सी के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, टेरिटोरियल सी। अब देखिए इसमें क्या है कि कोई भी देश जो आधार रेखा मान लीजिए कि ये है अपना देश भारत, ठीक है। अब भारत है ये मान लीजिए, ठीक है, एक सेकेंड, ये है भारत, ठीक है। अब यहां से मान लीजिए समुद्र की शुरुआत हो रही है, ये समुद्र से लगा हुआ इलाका है, ये पूरा समुद्र है, ठीक है। इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो भारत के जो आधार रेखा है, आधार रेखा जहां से समुद्र की शुरुआत होती है, जहां वह जमीन से मुख्य भूमि से जुड़ता है, यहां से लेकर के जो 12 किलोमीटर की दूरी है, 12 किलोमीटर, ठीक है। इस 12 किलोमीटर की दूरी तक, ये 12 किलोमीटर नहीं, 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील कहते हैं इसे, 12 समुद्री मील, ठीक है। तो 12 समुद्री मील तक की जो दूरी है वह क्या कहलाती है, उसे क्षेत्रीय सागर कहा जाता है, क्षेत्रीय सागर कहा जाता है, ठीक है। अब यहां से आगे चलते हैं। क्षेत्रीय सागर के बाद यहां से जो 24 किलोमीटर, अगर हम, अब ये 12 किलोमीटर हो गया, अब फिर यहीं से या तो 12 और जोड़े या तो इसी आधार रेखा से 24 किलोमीटर चलते हैं, यहां से 24 किलोमीटर, ये हो गया 24 किलोमीटर की ये पूरी लाइन हो गई, ठीक है। तो 24 किलोमीटर, 24 समुद्री मील, सॉरी बार बार किलोमीटर आ रहा है, 24 समुद्री मील या नाटिकल मील इसे कहते हैं, समुद्री मील। अच्छा, किलोमीटर और नाटिकल मील में कितना अंतर होता है? एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील होता है, इसे याद रखेंगे, कभी कभी परीक्षाओं में यह भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक की जो दूरी होती है समुद्र के अंदर, उसे कांटिजियस जोन कहते हैं, कांटिजियस जोन, या इसे अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है, कॉन्टिजियस जोन, ठीक है, इसे अविच्छिन्न मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। यह कितना होता है? ये आधार रेखा हो गई, मैंने आपको बताया कि जहां से मुख्य भूमि से समुद्र जुड़ता है, वहां से जहां से सागर की शुरुआत होती है, तो वहां से जो क्षेत्रीय सागर है वह 12 समुद्री मील तक रहता है, और उसके बाद जो 24 समुद्री मील तक की दूरी है आधार रेखा से ही लेंगे, ठीक है, वह अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र या कांटिजस जोन कहलाता है, ठीक है। अब जो तीसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा, यह जो समुद्री जो आधार रेखा है, आधार रेखा से लेकर के 200 समुद्री मील, कहां तक? ये मान लीजिए 200 समुद्री मील है, ठीक है, नॉटिकल मील है यानी हम लिख दे रहा हूं, 200 समुद्री मील तक की जो दूरी है वह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन कहलाता है, ठीक है। आप थोड़ा साफ साफ बना लीजिएगा, मैं केवल आपको बता दे रहा हूं। अब आपको 3 रेखाएं मिली। पहली रेखा मिली क्षेत्रीय सागर की, जो आधार रेखा से 12 किलोमीटर की होती है, 12 समुद्री मील की। दूसरी जो रेखा मिली आधार रेखा से 24 किलोमीटर समुद्र के अंदर जाने पर, यह जो जोन है वह कांटिजस जोन या यह अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहलाता है। और जो तीसरा मिला आपको हिस्सा, वह मिला कि आधार रेखा से जब 200 किलोमीटर समुद्र के अंदर जाएंगे तो उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। अब इन तीनों के बारे में हम आपको अलग अलग बता देते हैं। अब देखिए, जो क्षेत्रीय सागर है, क्षेत्रीय सागर में किसी भी देश को, मान लीजिए भारत की बात करते हैं, क्षेत्रीय सागर में उस देश को अनन्य अधिकार होता है, वह चाहे जो करे, अपना कानून लागू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। समुद्र जो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी तक, ठीक है। दूसरा आता है 24 समुद्री मील, जो कांटिजस जोन होता है, या इसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं। तो यहां तक भारत, इस क्षेत्र को, जैसे भारत के पास जो कांटिजस जोन है, इसमें भारत क्या कर सकता है? तो इसमें भारत जो है, एक तो साफ सफाई कर सकता है, समुद्र की साफ सफाई का काम कर सकता है यहाँ तक, ठीक है, 24 समुद्री मील तक। और उसके बाद यहाँ तक सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है, सीमा शुल्क की वसूली का काम कर सकता है यहाँ तक, ठीक है। तीसरा जो है, जो वित्तीय अधिकार है वह भी यहाँ तक प्राप्त है, ठीक है, वित्तीय अधिकार भी प्राप्त है, जिससे जो वसूलना चाहे वसूल ले, 24 समुद्री मील तक इसका अधिकार है, ठीक है। अब आते हैं जो तीसरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन है उसकी बात करते हैं। तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की जो दूरी है, जो गहराई है आप उसे कह सकते हैं, भारत को यहां तक, यानी 200 समुद्री मील तक भारत समुद्र में वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। क्या कर सकता है? वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, यहां तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है 200 समुद्री मील तक समुद्र के अंदर, ठीक है, निर्माण कर सकता है। साथ ही
यहां तक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी कर सकता है। अब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन का मतलब यहाँ से गैस निकलता है, समुद्र से तेल निकलता है, तो चाहे जो चाहे तो उनका दोहन कर सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक उसको ये अधिकार है, छूट मिली हुई है। इसके बाद जो 200 समुद्री मील के बाद का जो समुद्र का इलाका होता है उसे उच्च सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सागर। 200 समुद्री मील के बाद उच्च सागर कहते हैं, और उच्च सागर पर सभी देशों को समान रूप से अधिकार होता है। ठीक है, सभी देशों को समान अधिकार होता है उच्च सागर में। यहां तक चीजें मुझे लगता है क्लियर हो गई। अब देखिए, आपको एक बार मोटी मोटा बता देते हैं। आप जानिए कि आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की जो दूरी है समुद्र में, वह भारत उसमें कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब उसमें कुछ सीमाएं हैं, जैसे कुछ अधिकार उसे 12 किलोमीटर की दूरी तक है, क्षेत्रीय सागर तक। कुछ और अधिकार उसे 24 समुद्री मील तक की दूरी है, जिसे कॉन्टिजेंस जोन कहते हैं, साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार। और तीसरा जो है वह वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है वह 200 किलोमीटर तक की दूरी तक वह कर सकता है। लगातार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपके सामने यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वह क्षेत्रीय सीमा के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। और अगर बात करें कि क्षेत्रीय सीमा, तो हमने आपको अभी बताया कि जो 12 समुद्री मील तक की जो दूरी है वह क्षेत्रीय सागर के अंतर्गत आती है या क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत आती है। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, लगातार प्रश्न परीक्षाओं में आता है, इसलिए मैंने पूरा समय लेके आपको बताया है। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, आज का हमारा 12वां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और यह पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप जिस विशाल भूखंड का हिस्सा था पहले, उसे किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए है जुरैसिक भूखंड, ऑप्शन बी है आर्यवर्त, ऑप्शन सी है इंडियाना, और ऑप्शन डी है गोंडवाना लैंड। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप जिस विशाल भूखंड का भाग था उसे गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसके संबंध में एक सिद्धांत बहुत प्रचलित है जिसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, अब ये किसने दिया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, या इसे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, यह लगातार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वास्तव में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था एक जर्मन विद्वान थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। और कब दिया था? 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। अब इस सिद्धांत में क्या था? इनके अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार, कार्बोनीफेरस एरा में, अब देखिए एरा जब मैं अलग से पढ़ाऊंगा तभी आप समझ पाएंगे कि कितने एरा होते हैं। तो इनके हिसाब से अभी 60 चीजें पढ़ ली, 60 में पढ़ लीजिए। कार्बोनीफेरस इरा या कार्बोनीफेरस युग में इन्होंने पाया कि पृथ्वी के जो सभी स्थल खंड थे वह आपस में जुड़े हुए थे, और इस सभी जुड़े हुए स्थल खंड को इन्होंने पैंजिया नाम दिया था। ठीक है, पैंजिया नाम दिया। और इन्होंने कहा इस पैंजिया के चारों तरफ एक महासागर हुआ करता था। ठीक है, एक महासागर था, और इस महासागर को इन्होंने पैंथालासा कहा। ठीक है, क्या कहा? पैंथालासा कहा। मतलब इन्होंने कहा कि पहले के समय में कार्बोनीफेरस युग में एक सारे जो पृथ्वी के सभी स्थल खंड थे वो एक हिस्से में जुड़े थे जिसे पैंजिया कहा जाता था, और पैंजिया के चारों तरफ महासागर था जिसे पैंथालासा के नाम से जानते थे। ठीक है ना? लेकिन जुरैसिक युग के अंत में क्या होता है, इस पैंजिया में विभाजन शुरू हो जाता है, और जब पैंजिया में विभाजन शुरू हो जाता है तो यह दो हिस्सों में टूट जाता है। अब देखिए, पैंजिया दो भागों में टूटता है, एक था उत्तरी भाग और दूसरा था दक्षिणी भाग। ठीक है, दो भागों में पैंजिया टूटता है। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड कहा जाता है उत्तरी भाग को। ठीक है, और इसे लारेंसिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आइए दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। कालांतर में इस गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हो जाता है। ठीक है, जब गोंडवाना लैंड का विभाजन होता है तो इससे निकलता क्या क्या है? तो इससे निकलते हैं दक्षिण अमेरिका, निकलता है इससे दक्षिण अमेरिका। इसी से अफ्रीका का जन्म होता है, अलग होता है अफ्रीका। ठीक है, और इसी से प्रायद्वीपीय भारत का उदय होता है। प्रायद्वीपीय भारत
यह भी इसी से अलग होता है, ठीक है। और इसी से ऑस्ट्रेलिया का निर्माण होता है, ऑस्ट्रेलिया, और इसी से मेडागास्कर निकलता है, मेडागास्कर निकलता है, ठीक है। अब देखिए कालांतर में आगे चल के अंगारा लैंड और लारेंसिया का भी विभाजन होता है, और यह किन हिस्सों में बढ़ता है, तो लारेंसिया या अंगारा लैंड से किसका किसका निर्माण होता है, तो देखिए इससे जो अलग होते हैं वह होता है उत्तरी अमेरिका, अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका निकलता है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, और एशिया, ठीक है ना। तो देखिए पैंजिया के टूटने से उसके दो हिस्से हुए, एक उत्तरी भाग जिसे अंगारा लैंड या लारेंसिया कहा गया, दूसरा दक्षिणी भाग जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया। दक्षिणी भाग में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर निकलते हैं, बनते हैं, ठीक है। उत्तरी भाग में जो अंगारा लैंड जब टूटता है तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हो जाता है, ठीक है। कालांतर में क्या होता है कि थोड़ा सा प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर खसकते हुए आगे बढ़ जाता है, और उत्तर की ओर इसके विस्थापित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण होता है। ये पूरी महाद्वीपों के निर्माण की एक प्रक्रिया है। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 ईस्वी में, और पैंजिया से टूट करके अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बनते हैं। बाद में गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर का निर्माण होता है, जबकि अंगारा लैंड या लारेंसिया से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण होता है। अब देखिए यहां से एक प्रश्न और परीक्षाओं में पूछा जाता है, लोक सेवा आयोग लगातार ऐसे प्रश्न को पूछता है, वह यह पूछता है कि इनमें से कौन गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। वह पूछ लेता है कि इनमें से कौन गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, और उसमें वह उत्तरी अमेरिका के एक ऑप्शन को डाल देता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह अंगारा लैंड का हिस्सा था, ठीक है। और गोंडवाना लैंड में जो जो पाए जाते हैं आप इन्हें दोनों को अलग अलग नोट कर लीजिएगा, सीधे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए उप महाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड हमने आपको बताया। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि यह गोंडवाना लैंड का नामकरण किसने किया था, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आप जानते हैं कि भारत के मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गोंड जनजाति पाई जाती है। कौन सी? गोंड जनजाति पाई जाती है, और इसी गोंड जनजाति के नाम पर इस क्षेत्र को गोंडवाना लैंड या गोंडवाना का क्षेत्र कहा जाता था। अब देखिए इसी क्षेत्र में प्राचीन चट्टानों के प्रमाण मिले थे, ठीक है, किसके? प्राचीन चट्टानों के प्रमाण मिले थे, और जिसे पैंजिया से अलग माना जाता था, ठीक है, कि पैंजिया से अलग हुई जो चट्टान है वो यही है। और इन्हीं प्राचीन चट्टानों के प्रमाण इस क्षेत्र में मिलने के कारण एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रियाई भूवैज्ञानिक थे, उनका नाम था एडवर्ड सुयस। यह भी याद रखिएगा, उनका नाम क्या था? एडवर्ड सुयस। इन्होंने इसका नामकरण गोंडवाना लैंड के नाम पर किया, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब बात आपको समझ में आई कि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पे भारत में गोंडवाना जनजाति पाई जाती थी, इसीलिए इस क्षेत्र को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। अब गोंडवाना लैंड में प्राचीन कालीन चट्टानों के प्रमाण मिलते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रियाई भूवैज्ञानिक एडवर्ड सुयस ने इसे गोंडवाना लैंड का नाम दिया था, और सबसे पहले भूवैज्ञानिक प्रमाण उसके वहीं मिले थे, इसीलिए इसे गोंडवाना लैंड कहा गया। तो इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अब इससे ज्यादा यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनता है, सिर्फ इतना याद रखेंगे गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन नहीं था, तो उत्तरी अमेरिका नहीं था। अक्सर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका उसका हिस्सा था। दूसरा भी इसमें कोई विकल्प दिया जा सकता है, तो उस प्रश्न को याद रखेंगे, अल्फ्रेड वेगनर के बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो हमारा 13वां प्रश्न है। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए, ठीक है। कथन कारण का प्रश्न है। देखिए कथन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, और कारण है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए पहला कथन देखते हैं, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। सही बात है, हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं वह सतत वाहिनी है, मतलब वर्ष भर वो बहती रहती हैं। और उसका कारण क्या है कि वह ग्लेशियर से निकलती हैं, और जब ग्लेशियर से निकलती हैं तो ग्लेशियर वर्ष भर पिघलता रहता है और यह नदियां लगातार बहती रहती हैं। तो कथन तो सही हो गया। कारण की बात करते हैं। कारण है कि हिमालय अपनी वर्षा का जो अधिकांश हिस्सा है वह दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो यह भी सही है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश हिस्सा दक्षिण पश्चिमी
पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, तो कारण भी सही है। अब चलते हैं विकल्पों पे देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा है ए आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है। अब देखिए इस तरह के प्रश्नों में क्या करना है, अब आपको देखना है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कारण क्या है, इसका कारण ग्लेशियर है, क्योंकि हिमालय में ग्लेशियर स्थित है और वहां से जो नदियां निकलती हैं तो वर्ष भर ग्लेशियर पिघलते हैं और नदियां बहती हैं। कारण की बात करेंगे कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। ये तो प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यह नदियों की सतत वाहिनी होने का कारण नहीं है। उनकी सतत वाहिनी होने का कारण क्या है, ग्लेशियर है। इसका मतलब कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आजकल लगातार यह परीक्षाओं में आता है, तो आसान सा प्रश्न है, आप इसे थोड़ा सा लॉजिक लगा के समझ सकते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, कभी कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इस प्रश्न को आपने देखा है, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, बताइए। बांटा गया है, आपके सामने विकल्प है 4, विकल्प ए है 4, विकल्प बी है 6, विकल्प सी है 7 और विकल्प डी है 8। बताइए भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। जल्दी से आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर दीजिए। देखिए वास्तव में भारत को जो मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, मैं आपको बता देता हूं। पहला जो प्राकृतिक प्रदेश है यह उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, दूसरा जो प्राकृतिक प्रदेश है वह विशाल मैदान के रूप में जाना जाता है, या आप कहीं कहीं गंगा का विशाल मैदान कह सकते हैं, विशाल मैदान के रूप में बांटा गया है। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, एक पूरा अलग भाग है, प्रायद्वीपीय पठार के रूप में बांटा गया है। ठीक है, कभी हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और चौथा जो है वह तट एवं द्वीप। ठीक है, तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र यानी तट एवं द्वीप के रूप में बांटा गया है। तो अगर मुख्यतः पूछे कि मुख्यतः भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 14वां प्रश्न है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी आपको बतानी है। देखिए हिमालय की जो रचना है वह समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, आपको बताना है कि इनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है हिमालय की। ऑप्शन ए है शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी है निम्न हिमालय, ऑप्शन सी है बृहद हिमालय श्रेणी और ऑप्शन डी है धौलाधर श्रेणी। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो आपको सबसे प्राचीनतम श्रेणी आपको बतानी है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय श्रेणी। आप जानते हैं कि हिमालय को कुल 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है, पहला है ट्रांस हिमालय। ठीक है, सबसे प्राचीन कौन सा हिमालय है, वह है ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि कौन सा हिमालय में कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं। पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय या इसे कहते हैं ग्रेटर हिमालय। बृहद हिमालय या इसे क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालय कहते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो आता है जो हिमालय की श्रेणी है वह आती है लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय कहते हैं, लघु या मध्य हिमालय के नाम से इसे जानते हैं, मध्य हिमालय। चौथे नंबर पे जो आता है वह सबसे दक्षिणी भाग जो आता है। ठीक है, मतलब अंतिम वाला जो भाग है वह है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय। देखिए सबसे प्राचीन जो है वह ट्रांस हिमालय है। ठीक है, सबसे प्राचीन कौन सा है, ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय के भी नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि टेथिस सागर था और उसी के फिर प्लेटों के टकराने से वह ऊपर उठ गया। ठीक है, तो इसे टेथिस हिमालय के नाम से भी जानते हैं, यह सबसे प्राचीन हिस्सा है। जब हम बृहद हिमालय की बात करते हैं तो बृहद हिमालय जो है उसके बाद सबसे प्राचीन है बृहद हिमालय, क्योंकि विकल्प में देखिए कहीं बृहद हिमालय नहीं दिया है, वो ट्रांस हिमालय नहीं दिया है, बृहद हिमालय ही दिया है। तो बृहद हिमालय का जो जन्म होता है, जो इसका निर्माण होता है वह ओलिगोसीन एरा में होता है, लगभग 34 से 35 मिलियन वर्ष, 34 से लेकर के 23 मिलियन वर्ष पूर्व होता है, मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, बृहद हिमालय का निर्माण होता है। उसके बाद लघु हिमालय श्रेणी आती है, यह मायोसीन एरा में इसका जन्म होता है। ठीक है, यह निर्मित होती है और मायोसीन एरा लगभग 14 मिलियन वर्ष पूर्व आती है। ठीक है, 14 मिलियन वर्ष पूर्व लघु हिमालय का जन्म होता है, या इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जो सबसे नवीन श्रेणी है हिमालय की, जिसे शिवालिक हिमालय कहते हैं। और शिवालिक हिमालय का जो काल है इसके निर्माण का, वह प्लायोसीन काल है। ठीक है, प्लायोसीन काल है। और यह टोटल इसके निर्माण का अगर वर्ष जानेंगे तो लगभग
5 से लेकर के 2 मिलियन वर्ष पूर्व तक, ठीक है, 2 बिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है प्लायोसीन में, ठीक है, प्लायोसीन एरा में। और यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि शिवालिक का जो उदय हुआ या शिवालिक का जो निर्माण हुआ वह किस काल में हुआ, तो प्लायोसीन काल में हुआ है। और इसको आप सिप्ला के रूप में याद रखिएगा, ठीक है ना, शिवालिक प्लायोसीन युग में हुआ। कई बार यह प्रश्न स्वतंत्र रूप से पूछा है, ठीक है, याद रखेंगे। अब हिमालय की जो रचना समांतर वलय श्रेणियों से, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी निकल के आई, बृहद हिमालय आई। अगर ट्रांस हिमालय इसमें विकल्प में होता तो सबसे पुराना हो जाता ट्रांस हिमालय, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए 15वां प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। देखिए मैंने अभी कहा था कि यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ। ऑप्शन ए है इयोजोइक में, ऑप्शन बी है पैलियोजोइक में, ऑप्शन सी है मेसोजोइक में और ऑप्शन डी है सेनोजोइक में। बताइए कि शिवालिक का जो जन्म हुआ, वह शिवालिक का जो निर्माण हुआ वह किस एरा में हुआ है। अब देखिए आप जानते हैं कि भूविज्ञान में पृथ्वी के इतिहास के समझने के लिए समय को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक को कहा गया है महाकल्प, ठीक है, महाकल्प को इयोन कहा जाता है, ठीक है। दूसरे को कहा गया है कल्प, कल्प, और कल्प को एरा के नाम से जानते हैं, ठीक। और तीसरा जो हिस्सा है वह है युग, और युग को किस नाम से जानते हैं, पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो समय को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है भूविज्ञान में पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए। अब आइए इस फॉर्मेट में हम समझते हैं, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है शिवालिक के बारे में। तो शिवालिक का जो उदय होता है, शिवालिक का जो निर्माण होता है, उसका जो महाकल्प है वह कौन सा है, क्योंकि कभी कभी परीक्षाएं महाकल्प से भी पूछ लिया जाता है। जो शिवालिक के समय का जो महाकल्प है उसे किस नाम से जानते हैं, तो इसका जो महाकल्प है वह है फेनेरोजोइक इयोन। क्या है, फेनेरोजोइक इरोन, ठीक है। यह जो है शिवालिक का महाकल्प है, ठीक है। अगर कल्प की बात करें तो यह जो कल्प है वह सीनोजोइक एरा कहलाता है, ठीक है, सीनोजोइक एरा कहलाता है, ठीक है। और अगर पीरियड की बात करें, कभी आपसे पूछे कि किस युग में, तो शिवालिक का जो जन्म हुआ था वह टर्शियरी युग में हुआ था। इसका जो निर्माण हुआ था कब हुआ था, टर्शियरी पीरियड में हुआ था, टर्शियरी पीरियड में। और इसे नियोजीन का अंतिम भाग मानते हैं, ठीक है, टर्शियरी पीरियड के लास्ट पे या इसे नियोजीन का अंतिम भाग मानते हैं, नियोजीन का अंतिम भाग माना जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो चतुर्थ पीरियड है उसकी शुरुआत होती है। अब इसमें 2 हिस्से थे युग में, एक प्लायोसीन कहलाता है, प्लायोसीन, ठीक है, प्लायोसीन। तो देखिए शिवालिक का जो उदय होता है वह होता है फेनोरोजोइक एरा है, इयोन है, महाकल्प है, जबकि सीनोजोइक एरा है और प्लायोसीन प्लियोसीन जो है पीरियड है, युग है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब इस समय क्या होता है कि जब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इसमें से कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, चाहे महाकल्प के बारे में, चाहे कल्प के बारे में और चाहे युग के बारे में। अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, तो इसमें जो प्रश्न है वह एरा के बारे में पूछा है, तो वह सेनोजोइक एरा के बारे में, सेनोजोइक एरा में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। अब अगर वह पूछ ले किस पीरियड में, कभी कभी क्या होता है कि लिखेगा इतना ही शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, लेकिन यहाँ सेनोजोइक की जगह क्या कर देगा, प्लेओसीन कर देगा, ठीक है, प्लायोसीन कर देगा। अब प्लायोसीन करने के बाद क्या होगा, तब आप सोचेंगे आपने पढ़ा था सेनोजोइक और यहाँ दे दिया प्लायोसीन, तो इससे जो है प्रश्न गलत हो जाएंगे। आप इसमें दोनों चीज याद रखिएगा, एक तो इसको शिवा सेनो कर लो या शिवसेना के नाम से इसे याद रखिएगा, शिवा सेनो, ठीक है, शिवा सेनो मतलब सेनोजोइक एरा में शिवालिक का निर्माण हुआ था, शिवालिक श्रेणी का। और दूसरा कर लीजिए सिप्ला, ठीक है। अब इसमें से कुछ भी पूछे जो आपके विकल्प में रहेगा उसको आप सही मान दीजिएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही है, याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, 16वां प्रश्न है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। आपको बताना है कि कुमायूं हिमालय इनमें से किन नदियों के बीच स्थित है। ऑप्शन ए है सिंधु और सतलज के बीच, ऑप्शन बी है काली और तिस्ता के बीच, ऑप्शन सी है सतलज और काली के बीच, और ऑप्शन डी है तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, हर क्लास में मैं इसको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। जो सही आंसर है जल्दी से कमेंट करिए। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। अब आइए इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए एक भूगर्भ शास्त्री थे, उनका नाम था सिडनी बुरार्ड। क्या नाम था, सिडनी बुरार्ड नाम था, यह एक भूगर्भ शास्त्री थे, ठीक है। इन्होंने हिमालय का वर्गीकरण जो है वह नदी घाटियों के आधार पर किया, ठीक है, नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किसने किया, आधार पर
हिमालय का वर्गीकरण, वर्गीकरण किसने किया? तो वह किया सिडनी बुराड ने, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो हिमालय की पश्चिमी सीमा मानी, पश्चिमी सीमा हिमालय की, उन्होंने निर्धारित किया कि जो सिंधु नदी है वह हिमालय की पश्चिमी सीमा है, ठीक है, क्योंकि नदी घाटियों के आधार पर ही इन्होंने हिमालय का वर्गीकरण किया था। तो सबसे पश्चिम में सिंधु नदी थी, तो पश्चिमी सीमा सिंधु नदी को माना इन्होंने। और अगर हम सबसे पूर्वी सीमा की बात करें तो सबसे पूर्वी सीमा इन्होंने माना ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को सबसे पूर्वी सीमा और सिंधु नदी को सबसे पश्चिमी सीमा माना। अब इन दो नदियों को हिमालय की सीमा मान दिया और इसके आधार पर इन्होंने हिमालय का वर्गीकरण किया और हिमालय को 4 हिस्सों में बांटा, ठीक है। अब कौन-कौन से 4 हिस्से हैं, क्रम से देख लीजिए, एक प्रश्न 100% यहां से पूछा जाता है। जो पहला हिस्सा इन्होंने बताया वह सिंधु से लेकर के, सिंधु से देखिए पहले हिस्से का इन्होंने नाम दिया कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक है। हर हिमालय इसमें से परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले को इन्होंने कहा कश्मीर या पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। अब कश्मीर या पंजाब हिमालय किसे माना, कहां से कहां तक इन्होंने माना, तो इन्होंने कहा कि सिंधु नदी से लेकर के, ठीक है, सिंधु से लेकर के, सिंधु से लेकर और सतलज नदी तक, सतलज नदी तक के बीच का जो हिस्सा है हिमालय का, उसे इन्होंने माना कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, ठीक है। अब यहां से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी श्रेणी है जो कश्मीर या पंजाब हिमालय में स्थित है, क्योंकि हिमालय का जो वर्गीकरण है वो इसी आधार पर किया गया है। तो देखिए कश्मीर या पंजाब हिमालय के अंतर्गत आने वाली जो हिमालय की श्रेणियां हैं वह है जास्कर, जास्कर, लद्दाख, लद्दाख, काराकोरम, काराकोरम, पीर पंजाल, पीर पंजाल, ठीक है, धौलाधर, धौलाधर। ये जितनी हिमालय की श्रेणियां हैं यह कश्मीर या पंजाब हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती हैं, मतलब सिंधु से लेकर सतलज नदी के बीच तक पाई जाती हैं। इनमें से हर से प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, ठीक है। अब आते हैं दूसरे हिमालय की बात करते हैं जो सिडनी बुराड ने बताया था। दूसरा हिमालय इन्होंने बताया कुमायूं हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय। अब इन किन नदियों के बीच के क्षेत्र को इन्होंने कुमायूं हिमालय कहा, इसको देख लेते हैं। तो इन्होंने सतलज नदी से लेकर के, अब सिंधु से सतलज तक हो गया था, अब इन्होंने सतलज नदी को एक सीमा उठाया, सतलज से लेकर के, सतलज से लेकर के काली नदी तक, ठीक है, काली नदी तक, इसके बीच का जो क्षेत्र इन्होंने बताया, उन्होंने कहा यह कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब कुमायूं हिमालय में पाई जाने वाली जो हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं जिनके संबंध में प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, ठीक है। एक इसमें से जो है बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। केदारनाथ यह भी कुमायूं हिमालय में पाया जाता है। साथ ही गंगोत्री, गंगोत्री जहां से गंगा नदी निकलती है, यह भी कुमायूं हिमालय में है। और नंदा देवी की बात करें, नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, यह भी कुमायूं हिमालय में है। कामेत, कामेत कुमायूं हिमालय में है। त्रिशूल, त्रिशूल किसमें है, यह भी कुमायूं हिमालय में है। और जो है माना, माना किसमें है, यह भी कुमायूं हिमालय में है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि कुमायूं हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है वह कौन सी है, तो नंदा देवी कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। मैं लिख देता हूं यहीं, कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर, कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, सर्वोच्च शिखर, ठीक है, तो वह है नंदा देवी, याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दून घाटियां किस हिमालय में पाई जाती हैं, तो जो कुमायूं हिमालय है इसी में दून घाटियां पाई जाती हैं। और दून घाटियों का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वह है देहरादून, ठीक है, देहरादून जो है दून घाटियों का सबसे बड़ा उदाहरण है जो कुमायूं हिमालय में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में इस हिमालय से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं सिडनी बुराड ने जो हिमालय का तीसरा पार्ट बताया वह कौन सा है, तीसरा पार्ट, ठीक है। तो देखिए यहां लिख देता हूं मैं, जो तीसरा हिमालय इन्होंने बताया वह था नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। अब किस हिस्से को नेपाल हिमालय कहा जाता है, तो इन्होंने कहा कि काली नदी से लेकर के, ठीक है, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच, तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है वह नेपाल हिमालय कहलाएगा। अब नेपाल हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, वह है, एक तो है कंचनजंगा, नाम आपने सुना होगा, कंचनजंगा, यह नेपाल हिमालय का भाग है। दूसरा मकालू, मकालू भी नेपाल हिमालय का भाग है। और दुनिया की जो सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट,
यह भी नेपाल हिमालय का भाग है। ठीक है, तो ये सर्वोच्च चोटियां हैं जो नेपाल हिमालय का हिस्सा है। कंचनजंगा, मकालू और एवरेस्ट अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय का हिस्सा है उसे इन्होंने नेपाल हिमालय के नाम से बताया। ठीक है, अब आते हैं जो हिमालय का चौथा वर्गीकरण इन्होंने किया वह था असम हिमालय का। ठीक है, असम हिमालय का, और यह आखिरी वर्गीकरण था नदी घाटियों के आधार पर। असम हिमालय तीस्ता से लेकर के, तीस्ता नदी से लेकर के, तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे इन्होंने क्या कहा, असम हिमालय नाम दिया। ठीक है, और असम हिमालय की जो प्रमुख चोटी इन्होंने बताई, जो प्रमुख चोटी इसमें स्थित है वह है नामचा बरवा। नामचा बरवा अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सिडनी बुराड महोदय ने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय के 4 हिस्से बताए, या हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में किया। चारों भाग हमने आपको बता दिए हैं। चारों भाग की जो चोटियां हैं जो उनमें स्थित है उन्हें भी हमने बता दिया है। आप नोट कर लीजिएगा, कोई भी परीक्षा देने जाएंगे यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और आप गलत करके चले आते हैं, एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 17वां प्रश्न है वह निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। हर वीडियो में मैं इस प्रश्न को पढ़ाता हूं और एलटी के एग्जाम में यह प्रश्न अभी पूछा भी गया है। आपको बताना है कि इन निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं, मतलब पटकाई पहाड़ियां किस राज्य में नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है मिजोरम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए, पटकाई पहाड़ियां मुख्यतः 5 राज्यों में पाई जाती हैं। इनका नाम आप याद रख लीजिए, कभी जो है यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। अभी एलटी के एग्जाम में आया था, बहुत बच्चे गलत करके आए हैं। ठीक है, कई बुकलेट हमने देखी है। देखिए, पटकाई पहाड़ियां किन किन राज्यों में पाई जाती हैं, तो वह राज्य है असम, असम में पाई जाती है, मणिपुर, मणिपुर मेघालय, असम, मणिपुर मेघालय, मिजोरम, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, नागालैंड, यानी असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इन 5 राज्यों में पटकाई पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, इन्हें याद कर लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा राज्य है जहां नहीं पाई जाती है। देखिए, नागालैंड में पाई जाती है, त्रिपुरा में नहीं पाई जाती है। ठीक है, मणिपुर में, मिजोरम में और मेघालय में, असम में पाई जाती है। ठीक है, त्रिपुरा में यह पहाड़ी नहीं पाई जाती है। आप इतना ही नोट कर लेंगे, कभी भी यह प्रश्न पूछा जाएगा आप नींद में भी इसका उत्तर सही से बता देंगे। इससे ज्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यही प्रश्न पूछ लिया जाता है और अक्सर जो स्टूडेंट है वह जो है गलत करके चले आते हैं। ठीक है, अब देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछता है। मैं आपको बता देता हूं कौन सा प्रश्न है। वह यह पूछ लेता है कि इनमें से, देखिए वह प्रश्न है कि जो पर्वत श्रेणियां हैं इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछ लेता है। ठीक है, निम्न पर्वत श्रेणियों का, निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण क्रम, लगातार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और वह 4 पर्वत श्रेणियां दी जाती हैं। पहला लद्दाख दे दिया जाता है, दूसरा शिवालिक दे दिया जाता है। ठीक है, शिवालिक, और तीसरा उसमें दे दिया जाता है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी दे दी जाती है, और चौथा जो दिया जाता है, काराकोरम तीसरा है, और चौथा जो दिया जाता है वह जास्कर श्रेणी दे दी जाती है। ठीक है, अब यह पूछ लिया जाता है कि इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है। तो देखिए, इसका जो क्रम है आप मैप में देखेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है इसका देखेंगे तो वह हो जाएगा कि सबसे ऊपर काराकोरम हो जाएगा, सबसे उत्तर काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम सबसे उत्तर है, उसके बाद लद्दाख है, लद्दाख, उसके बाद जास्कर है और उसके बाद शिवालिक श्रेणी आती है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, मैप में इसे चिन्हित कर लीजिएगा, तो यह कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, ये तो सही, अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न हमारा, कश्मीर घाटी स्थित है। आपको बताना है कि कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, दूसरा ऑप्शन है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, तीसरा ऑप्शन है महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, और चौथा जो ऑप्शन है वह पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो वास्तव में कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, बताइए। कश्मीर घाटी हिमालय की किन 2 श्रेणियों के मध्य स्थित है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। ठीक है, अब देखिए, हिमाद्री किसे कहते हैं, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहते हैं, हिमाद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। किसको, बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय को, बृहद हिमालय
या सर्वोच्च हिमालय को किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो मध्य और बृहद हिमालय के बीच में 2 खुली घाटियाँ हैं। इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वह पीर पंजाल और महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बीच में है और इसे कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं और जो दूसरा है इसके पूर्व वाला हिस्सा उसे काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो इसे ध्यान रखेंगे कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के बीच स्थित है। लगातार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है? याद रखेंगे। अब देखिए अभी मैं आपको हिमालय पर्वत का जो पूरा डिवीजन है, मैं उसको अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वह ज़रूरी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन-सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? यह एकदम बिल्कुल नया प्रश्न है, ठीक है? आपको बताना है कि इन पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। ऑप्शन ए है चोओउ, ऑप्शन बी है, दूसरा ऑप्शन है लहोत्सो, तीसरा है अन्नामलाई, चौथा है सिरुमाली, ठीक है? आपको बताना है इनमें से कौन हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। देखिए विकल्प है कि केवल 1, 2, 3 दूसरा है केवल 1 तथा 2, तीसरा विकल्प है 2, 3, 4 और चौथा विकल्प है 3, 4। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? यह बिल्कुल नया प्रश्न है, आपको उस श्रृंखला को सिलेक्ट करना है जिसमें जो हिमालय पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, ठीक है? तो बताइए इसमें से कौन-सा सही है? अब देखिए इसका जो चोओयू है और लहोत्सो, ये जो दोनों पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ये हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, जबकि अन्नामलाई और सिरुमारी ये दक्षिण भारत की चोटियाँ हैं, ठीक है? यह हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। तो केवल 1-2 सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा, इसे याद रखिएगा। लेटेस्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसे बनाया है और यह 100% रिपीट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये 100% रिपीट होगा, हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, चोओउ और लहोत्से, ठीक है? ध्यान रखेंगे। अगला आज का 20वां और आखिरी प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में कौन-सा कथन सही है? आपको यह बताना है कि इनमें से कौन-सा कथन है जो हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में सही है। पहला कथन है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। बताइए सही है कि गलत है? तो यह गलत है, ठीक है? जो परतदार चट्टानें हैं मुख्य हिमालय की, वह जीवाश्महीन नहीं है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव-जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, तो दूसरा सही होगा, ठीक है? जो लघु हिमालय की परतदार चट्टानें हैं, उसमें समुद्री जीव-जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है? तीसरा प्रश्न है तीसरा पॉइंट है कि बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं 100%। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं और आप जानते हैं कि इसी शिवालिक हिमालय में बुर्जहोम और गुफकराल स्थित है। बुर्जहोम व गुफकराल, ठीक है? इसी शिवालिक हिमालय में स्थित है, ठीक है ना? और यहाँ से मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, आप जानते हैं प्राचीन काल में, तो यह बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है, तो 2 और 3 सही है, पहला ऑप्शन गलत है, केवल 2, 3 सही है, ठीक है? पहला ऑप्शन गलत है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह रिपीट होगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो 2 और 3 सही है, पहला गलत है, ठीक? अब देखिए ये थे 20 प्रश्न हमारे, लेकिन अब हम आपको हिमालय के जो 4 भाग हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है? इन चारों हिमालयों से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में कुछ खास बातें हम आपको बता देते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय या तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ट्रांस हिमालय की मुख्य चोटियां कौन-कौन सी हैं? यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, इनमें से कौन सी चोटी ट्रांस हिमालय में स्थित है? तो यहाँ जो सर्वोच्च चोटियां हैं, वह ट्रांस हिमालय में स्थित है, ठीक है? भारत की सबसे ऊंची चोटी किस हिमालय में स्थित है? यह प्रश्न पूछा गया है, तो केटू, गाडविन, आस्टिन कहाँ स्थित है? ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो देखिए ट्रांस हिमालय में जो मुख्य चोटियां पाई जाती हैं, वह काराकोरम चोटी, काराकोरम ट्रांस हिमालय में पाई जाती है, कैलाश चोटी ट्रांस हिमालय में पाई जाती है, जास्कर ट्रांस हिमालय में पाई जाती है और लद्दाख, ये किस में पाई जाती हैं? ये सभी ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ऐसे अलग-अलग प्रश्न पूछा जाता है सीधे हिमालय का नाम लेकर के, ठीक है? अब देखिए अगर हम कहें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी उसे किस नाम से जानते हैं? केटू, या इसे गाडविन आस्टिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गाडविन आस्टिन के नाम से जानते हैं और इसकी जो ऊंचाई है वह 8611 मीटर की है, ठीक है? और यह किस श्रेणी में पाई जाती है? यह काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है? काराकोरम की, और काराकोरम किस में पाया जाता है? ट्रांस हिमालय में पाया जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे।
चाहे काराकोरम की सर्वोच्च चोटी करके पूछ ले और चाहे यह पूछे किस हिमालय में पाया जाता है, तो दोनों से ये इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांस हिमालय में कुछ ग्लेशियर भी पाए जाते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर हैं जो ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं? तो एक तो सियाचिन ग्लेशियर है, ट्रांस हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा बाल्टोरा ग्लेशियर भी इसी में पाया जाता है। तीसरा बैफो ग्लेशियर इसी में पाया जाता है। और चौथा है हिस्पर, यह ग्लेशियर भी इसी ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। और ये सारे ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं, ठीक है। काराकोरम श्रेणी में ये सभी पाए जाते हैं ग्लेशियर, इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी, ढाल वाली चोटी, इसका क्या नाम है? तो विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली जो चोटी है उसका नाम है राकापोशी, ठीक है। और ये राकापोशी किस में पाई जाती है? तो यह लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ट्रांस हिमालय के संबंध में, अब देखिए लद्दाख श्रृंखला किसमें है? ट्रांस हिमालय में है ना, तो इसे याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो वह है राकापोशी। किस हिमालय में है? ट्रांस हिमालय में है। यह लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज जान लीजिए कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, इसका जो निर्माण है वह अवसादी चट्टानों से हुआ है, ठीक है, अवसादी चट्टानों से हुआ है। और ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि क्या ट्रांस हिमालय पर वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा कि ट्रांस हिमालय पर वनस्पतियों का अभाव होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय के संबंध में और कुछ चीजें जान लीजिए कि ट्रांस हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। नदियां तो देखिए सतलज नदी, सतलज, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु, और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से भी जानते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र का अन्य नाम, तो सांगपो। ये जो नदियां हैं, ये सभी नदियां पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। जब हम अपवाह तंत्र पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जो नदियां भूमि के ढाल के सहारे चली जाती हैं उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। और ये सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां ट्रांस हिमालय से निकलती हैं और ये पूर्ववर्ती नदियां हैं, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा हिस्सा आता है? बृहद हिमालय का हिस्सा आता है। और यह जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय सचर जोन या इसे कहते हैं हिंज लाइन, सचर जोन कहिए या इसे हिंज लाइन के नाम से, देखिए थोड़ा लिखने में हिंज की जगह टिंज हो जा रहा है, हिंज लाइन, ठीक है, सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा यह ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग होता है, ठीक है, बृहद हिमालय से अलग होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब आते हैं हिमालय के दूसरे भाग की तरफ और उसको कहा जाता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय को आप ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं, या इसे कभी कभी हिमाद्री भी बुला दिया जाता है, हिमाद्री हिमालय, और या कभी कभी इसे सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। अब बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो यह 6100 मीटर है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसका विस्तार कहां से कहां तक है? परीक्षा में पूछा गया है बृहद हिमालय का जो विस्तार है वह कहां से कहां तक है। तो बृहद हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के, पश्चिम में कहां से? नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नामचा बरवा तक फैला हुआ है, ठीक है। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नामचा बरवा तक बृहद हिमालय फैला हुआ है। अब देखिए बृहद हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं, लगातार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में पाया जाता है? वह जो है माउंट एवरेस्ट पाया जाता है बृहद हिमालय में। कंचनजंगा की बात करेंगे तो कंचनजंगा भी बृहद हिमालय का हिस्सा है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर बात करें धौलागिरी की, धौलागिरी किसमें पाई जाती है? तो यह भी बृहद हिमालय में पाई जाती है। अन्नपूर्णा श्रेणी किसमें पाई जाती है? बृहद हिमालय में पाई जाती है। फिर मकालू श्रेणी किसमें पाई जाती है? यह भी बृहद हिमालय में पाई जाती है। नंदा देवी की बात करें, उत्तराखंड की जो सर्वोच्च चोटी है, यह भी बृहद हिमालय में पाई जाती है। फिर त्रिशूल श्रेणी किसमें पाई जाती है? बृहद हिमालय में। नीलकंठ बृहद हिमालय में पाई जाती है।
ठीक है। उसके बाद बद्रीनाथ की बात करेंगे, यह भी बृहद हिमालय का हिस्सा है, और केदारनाथ की बात करेंगे, यह भी बृहद हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। तो ये बृहद हिमालय के भाग हैं। अभी हमने आपको जब इसके पीछे सिडनी बुराड़ का विभाजन बताया था, तब भी हमने इसको एक एक हिस्सा बताया था, लेकिन उस समय हमने नदी घाटियों के आधार पर बताया था, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, एवरेस्ट पर्वत को कभी कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, एवरेस्ट पर्वत को तिब्बती भाषा में किस नाम से जानते हैं? तिब्बती भाषा में, तो एवरेस्ट पर्वत को तिब्बती भाषा के में जो है चोमो लुंगमा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? चोमो लुंगमा के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है। चोमो लुंगमा का जो अर्थ है वह होता है पर्वतों की रानी, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए, बृहद हिमालय में हमने आपको क्या बताया, इसकी औसत ऊंचाई बता दी, विस्तार बता दिया, प्रमुख चोटियां बता दी। अब बृहद हिमालय में कुछ दर्रे भी हैं, तो बृहद हिमालय के दर्रे कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत आपने सुना होगा बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, ये किसमें पाए जाते हैं? तो बुर्जिल और जोजिला, ये दोनों कश्मीर के दर्रे थे। जोजिला तो अब जो है लद्दाख में हो गया है, लद्दाख में। तो बुर्जिल और जोजिला जो दर्रा है यह बृहद हिमालय में पाया जाता है, ठीक है ना। अब अगर बारह दर्रे की बात करें, बारह दर्रा और लापचाला दर्रा, लापचाला दर्रा, ठीक है, और सिपकीला दर्रा की बात करें, सिपकीला, ये तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, और यह बृहद हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये किसके हिस्से हैं? यह भी बृहद हिमालय का हिस्सा है। अब आपने देखा होगा, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है, थागला दर्रा कहाँ स्थित है? थागला दर्रा है, माना दर्रा है और नीति दर्रा है। ये तीनों दर्रे कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। और अगर यह पूछ लिया जाए किसके हिस्से हैं, तो यह बृहद हिमालय के हिस्से हैं। और अगर आपने नाथुला और जेलेपला दर्रे के बारे में सुना होगा, नाथुला और जेलेपला दर्रा, ये कहाँ पाया जाता है? यह सिक्किम में पाया जाता है, लेकिन वास्तव में यह भी बृहद हिमालय का हिस्सा है। तो ये दर्रे जिन्हें आप जानते थे कि कौन कहाँ पाए जाते हैं, सारे दर्रे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो दर्रे हैं यह वास्तव में बृहद हिमालय के भाग हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, बृहद हिमालय मध्य हिमालय से, जो हिमालय का तीसरा हिस्सा है वह मध्य हिमालय है, तो बृहद हिमालय मध्य हिमालय से अलग होता है, ठीक है। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय मध्य हिमालय से किस तरह से अलग होता है? तो बृहद हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट, किसके द्वारा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, थ्रस्ट के द्वारा किससे अलग होता है? मध्य हिमालय से अलग होता है, मध्य हिमालय से अलग होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए, आगे चलते हैं, मध्य हिमालय की बात करते हैं। मध्य हिमालय तीसरा पार्ट है इसका हिमालय का, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को महान हिमालय, मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से जानते हैं, लघु हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है इसकी अवस्थिति के बारे में, तो यह जो है महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, और तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में, शिवालिक हिमालय के उत्तर में, ठीक है, शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसकी औसत ऊंचाई कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वह कितनी है, तो वह 1800 से लेकर के 3000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन से दर्रे अवस्थित है मध्य हिमालय में? तो देखिए, पीर पंजाल दर्रे की अगर बात की जाए, तो पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये दो दर्रे जो किसमें स्थित है, यह मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत सावधानी से इसे पढ़िएगा, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है, ठीक है, और दक्षिण पूर्व की ओर इसमें धौलाधर श्रेणी पाई जाती है, जिस पर शिमला स्थित है, यह भी ध्यान रखेंगे। यह जो पूरा मतलब मध्य हिमालय का जो हिस्सा है, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे मसूरी कहाँ पाया जाता है? मध्य हिमालय में पाया जाता है। नैनीताल कहाँ पाया जाता है? यह भी मध्य हिमालय में पाया जाता है। रानीखेत, रानीखेत भी मध्य हिमालय, जितने स्वास्थ्यवर्धक एरिया है सब इसी में पाए जाते हैं, मध्य हिमालय में। अल्मोड़ा भी यहीं पाया जाता है, दार्जिलिंग भी यहीं पाया जाता है, दार्जिलिंग, और आप जानते हैं डलहौजी नगर, डलहौजी नगर भी इसी मध्य हिमालय में स्थित है, ठीक है, डलहौजी नगर। यह सब परीक्षाओं में पूछा जाता है, यह सभी मध्य हिमालय में स्थित है, ठीक है। तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय में कोणधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन पाए जाते हैं, और यहाँ ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। तो एक तो कोणधारी वन पाए जाते हैं, और दूसरा घास के मैदान पाए जाते हैं, और इन घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। कहाँ? कश्मीर में इसे मर्ग के नाम से जानते हैं। और इसके लिए 2-3 स्थान फेमस हैं। आपने गुलमर्ग का नाम सुना होगा, गुलमर्ग, सोनमर्ग, सोनमर्ग,
और टनमर्ग, ये सभी जो है, ये जो घास के मैदान वाली एरिया है उनके क्षेत्रों का जो नामकरण किया गया। तो गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग ये सभी किसमें है, लघु या मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और ये जो घास के मैदान है इन्हें उत्तरांचल में बुग्याल के नाम से जानते हैं, ठीक है, उत्तरांचल में इन्हें बुग्याल या पयाल के नाम से जाना जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मध्य हिमालय और महान हिमालय, मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में, महान हिमालय के बीच दो खुली घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है, दो खुली घाटियां पाई जाती हैं, किसमें किसमें, मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच। ये जो दोनों खुली घाटियां हैं, अब इसमें देखिए पश्चिम में पीर पंजाल व महान हिमालय के मध्य, पीर पंजाल व महान हिमालय के मध्य जो घाटी पाई जाती है उसे कश्मीर घाटी कहते हैं, ठीक है, कश्मीर घाटी कहते हैं। यही लाइन परीक्षा में पूछा जाता है, पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य जो घाटी पाई जाती है, या लघु या मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो घाटी पाई जाती है उसे कश्मीर घाटी कहते हैं। और ऐसे ही इसके पूर्व में जो घाटी पाई जाती है, पूर्व में उसे काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये दो चीजें याद रखिएगा। अब देखिए मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय के मध्य हिमालय के बाद कौन सा आता है, शिवालिक हिमालय आता है। और मध्य हिमालय मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा ये किससे अलग होता है, यह जो है शिवालिक हिमालय से अलग हो जाता है, ठीक है, किससे, शिवालिक हिमालय से। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है, तो शिवालिक हिमालय से अलग हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे देख लेते हैं शिवालिक हिमालय की क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए वास्तव में जो शिवालिक हिमालय है, चौथा हिमालय का जो आखिरी भाग है वह है शिवालिक हिमालय, ठीक है। शिवालिक हिमालय को वाह्य हिमालय कहा जाता है, वाह्य हिमालय के नाम से कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसे उप हिमालय के नाम से जाना जाता है, उप हिमालय, और कभी कभी इसे मैनाक पर्वत भी कहा जाता है, शास्त्रों में इसे मैनाक पर्वत कहा गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसका विस्तार कहां से है, तो इसका जो विस्तार क्षेत्र है शिवालिक का, वह विस्तार है पंजाब में पोतवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर, ठीक है, पोतवार बेसिन पंजाब में कहा क्या है, पोतवार बेसिन, यहां से आरंभ होकर, ठीक है, पोतवार बेसिन से आरंभ होकर के यह पोतवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर के पूर्व की ओर यह कोसी नदी तक इसका विस्तार है, ठीक है, कोसी नदी तक, इसे ध्यान रखेंगे, पोतवार बेसिन के दक्षिण से, यहां लिख देता हूं मैं, और कोसी नदी तक इसका विस्तार है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें, अक्सर परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 900 से 1200 मीटर शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई है, इसे याद रखेंगे। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है, शिवालिक हिमालय व मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है। इन घाटियों को पश्चिम व मध्य भाग में दून के नाम से जानते हैं, पश्चिमी और मध्य भाग में इन घाटियों को दून के नाम से जानते हैं, और पूर्वी भाग में इसे द्वार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं उन्हें पश्चिमी भाग में दून और पूर्वी भाग में द्वार के नाम से जानते हैं। अब दून में आपने देहरादून का नाम हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, देहरादून इसी में पाया जाता है, और द्वार का मतलब हरिद्वार, ठीक है, ये दोनों किसमें पाए जाते हैं, शिवालिक हिमालय में पाए जाते हैं, उसके हिस्से हैं, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, लगातार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक। तो ये हिमालय के मेन हिस्से थे, और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जहां से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सब की चर्चा हमने कर दिया है। तो ये थे जियोग्राफी की पहली क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन है। तो इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, इन तथ्यों की जो PDF है वह बिल्कुल आपको निःशुल्क उपलब्ध है। उसके लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की PDF IGT डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, जल्द ही किसी अन्य परीक्षा उपयोगी वीडियो के साथ
मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ाई करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।